आज हम पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग का प्रारंभ इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ये हमारा विश्व का इतिहास का प्रश्न पत्र है। हम इसमें ये द्वितीय प्रश्न पत्र में विश्व के इतिहास को पढ़ेंगे यानी जानेंगे और विश्व के इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र में जो प्रथम जो अध्याय है उसका नाम है पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग का प्रारंभ। मतलब पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग का प्रारंभ फर्स्ट। तो प्रश्न ये उठता है कि विश्व में पुनर्जागरण किस प्रकार से फैला, पुनर्जागरण होता क्या है, पुनर्जागरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और पुनर्जागरण के क्या कारण थे। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से। तो पुनर्जागरण यानी पुनः जागना। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है पुनर्जागरण की? चौथी एवं पांचवी सदी में विशाल रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था। यूरोप में छोटे बड़े सामंतवादी राज्यों का उदय हुआ जो दीर्घकाल तक आगामी संघर्षों में उलझे रहे। एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता के अभाव में संपूर्ण यूरोप गहन अंधकार में डूब गया और सदियों तक अंधकार में डूबा रहा। तो क्या है कि शिक्षा का अभाव था और शिक्षा के अभाव में इतनी लोगों में योग्यता नहीं होती है कि वो समझ सके कि क्या सही और क्या गलत। तो वो वही हमें दिखाई देता है। यूरोप में छोटे बड़े सामंतवादी राज्यों का उदय हुआ जो दीर्घकाल तक आगामी संघर्षों में उलझे रहे। एक सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता के अभाव में संपूर्ण यूरोप गहन अंधकार में डूब गया और सदियों तक अंधकार में डूबा रहा। तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है पुनर्जागरण की। सदियों तक यूरोपवासी अंधकार में डूबे रहे। अब सदियों तक यूरोपवासी अंधकार में क्यों डूबे रहे, किन कारणों से डूबे रहे, वो कौन से रीजन्स थे जिसके कारण यूरोपवासी अंधकार में डूबे रहे। नंबर 1, सामंतों द्वारा शिक्षा में रुचि न लेना। मतलब सामंत जो थे वो शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते थे, जिससे शिक्षा का प्रसार नहीं हो सका। बौद्धिक उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। पहला कारण ये है कि सामंत जो थे वो शिक्षा में ना तो रुचि लेते थे, ना उसके प्रचार प्रसार पर उन्होंने ध्यान दिया, और जिससे क्या हुआ कि जो बौद्धिक विकास होना चाहिए था उसका प्रसार रुक गया। नंबर 2, अध्ययन अध्यापन का कार्य पादरी वर्ग, मतलब जो धार्मिक वर्ग था वो उसी तक सीमित रहा, और धर्माधिकारियों का भय तथा आतंक स्थापित होना। मतलब अध्ययन अध्यापन का कार्य जो थे वो पादरी वर्ग तक सीमित थे, और पादरी वर्ग ही अपना भय दिखाकर लोगों को आतंकित करे रहता था, जिससे कि जनसाधारण लोग थे वो शिक्षा में रुचि लेते ही नहीं थे, और जिसके कारण वो अंधकार में डूबे रहे। नंबर 3, मैनर व्यवस्था। और मैनर व्यवस्था क्या होती है? मैनर व्यवस्था एक तरह से जागीर व्यवस्था इसको कह सकते हैं। जागीर व्यवस्था का ही दूसरा नाम मैनर व्यवस्था है। के कारण ग्राम के लोगों को आजीविका के लिए ग्राम छोड़ना बहुत कठिन काम था। तो बहुत सारे लोग थे वो अपनी आजीविका का उनका साधन कृषि थी। तो जागीर व्यवस्था के कारण वो अपना गांव नहीं छोड़ सकते थे, वो दूसरा काम करने की नहीं कर सकते थे, उन पर पाबंदियां थी, तो जिसके कारण वो पिछड़े रहे। नंबर नेक्स्ट 4, बड़े शहरों में काम करने वाले, मतलब बड़े बड़े शहरों में काम करने वाले श्रमिक यानी मजदूर वर्ग के लोग गिल्ड
व्यवसाय श्रेणी होती है। गिल्ड का मतलब है व्यवसाय श्रेणी के मालिकों पर दया पर निर्भर थे और मालिकों की अनुमति के बिना अपना स्वतंत्र व्यवसाय कारोबार प्रारंभ नहीं कर सकते थे। तो ये भी एक कारण था कि सदियों तक यूरोपवासी अंधकार में डूबे रहे। इसके बाद स्थिति में परिवर्तन कैसे होता है कि यूरोप जो है वो अंधकार में डूबा हुआ है, अज्ञानता के अंधकार में। तो स्थिति में परिवर्तन किस प्रकार से आता है उसको देखेंगे। लोग मैनर व्यवस्था से संबंध तोड़कर, मतलब जागीर व्यवस्था से संबंध तोड़कर कृषि फार्मों पर स्वतंत्र रूप से मजदूरी करने लगे, अन्य कार्य करने और अन्य कार्य भी करने लगे मजदूरी के अतिरिक्त। चर्च तथा धर्मशास्त्रों की कई बातों पर भी शंका करने लगे। मतलब उन्हें ये संदेह होने लगा कि चर्च की जो सभी बातें हैं वो सही नहीं है, उनमें कोई ना कोई तो कमियां हैं। और जो चर्च के पादरी हैं वो जो उन्हें उपदेश देते रहते हैं वो भी पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो इस प्रकार की शंका लोगों में पैदा होने लगी। यूनानी तथा लैटिन भाषा की प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से वास्तविक ज्ञान अर्जित करने का प्रयास किया गया, जिसके कारण यूरोप वासियों में परिवर्तन आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि लैटिन भाषा के प्राचीन ग्रंथों से जब माध्यम से ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनमें क्या है, एक नया ज्ञान का प्रकाश भरा और जिसके कारण यूरोप वासियों में परिवर्तन आना शुरू हो गया। क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ से ज़्यादा अच्छा सोचता है और उसका जो बौद्धिक जो भंडार है, बौद्धिक ज्ञान का भंडार है वो अधिक होता है। वो अच्छी तरीके से निर्णय ले सकता है और उसके अंदर सूझबूझ भी ज़्यादा दिखाई देती है। तो ऐसा ही यहाँ पर ग्रंथों का जो अध्ययन किया गया, प्राचीन ग्रंथों का, तो उससे लोगों में एक नवी जागृति आई। अब देखते हैं पुनर्जागरण का अर्थ। मतलब क्या मतलब है पुनर्जागरण का, मतलब क्या है, अर्थ क्या है, हम पुनर्जागरण से क्या समझते हैं उसको देखेंगे। पुनर्जागरण रेनेसा मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण का नाम है। मतलब पुनर्जागरण रेनेसा मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण का नाम है। इतिहास में इसको नवयुग, इतिहास में इसको क्या कहते हैं, नवयुग, नया जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान आदि विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। तो पुनर्जागरण का अर्थ स्पष्ट हो गया कि पुनर्जागरण रेनेसा मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण का नाम है। इतिहास में इसको नवयुग या नया जन्म, बौद्धिक पुनरुत्थान आदि विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है। अब इसके आगे हम और देखें पुनर्जागरण की विशेषताएं। अब पुनर्जागरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको हम क्रमवार समझेंगे। नंबर 1 है स्वतंत्र चिंतन। पहला जो इसकी हेडिंग है स्वतंत्र चिंतन। पुनर्जागरण में आलोचना को नई गति एवं विचारधारा को नई गति और निडरता प्रदान की। पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता स्वतंत्र चिंतन है। मतलब पुनर्जागरण की जो पहली विशेषता है स्वतंत्र चिंतन, मतलब किसी दबाव में आकर मनुष्य सभी प्रकार के विचारों के बारे में अपना मनन करे, सभी के बारे में सोचे कि क्या सही क्या गलत, क्या करना ठीक रहेगा क्या नहीं। तो ये स्वतंत्र चिंतन की विचारधारा को इसने जन्म दिया। ये पुनर्जागरण की पहली विशेषता है। और व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास दूसरी विशेषता है पुनर्जागरण की, कि रूढ़ियों तथा चर्च के बंधन से मुक्त कराकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप में विकास करना था। तो व्यक्तित्व का स्वतंत्र चिंतन दूसरी इसकी विशेषता है कि रूढ़ियों तथा चर्च के बंधन से मुक्त कराकर उसके व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास करना था। नंबर 3 है मानववाद। तो मानववाद धर्म तथा मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश दिया।
मतलब धर्म, पहले धर्म को ज़्यादा माना जाता था, पहले धर्म ही सब कुछ है और धर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पर इसने जो पुनर्जागरण ने क्या बताया कि मानवता के उद्धार का संदेश इसने दिया और जन सामान्य को शिक्षित बनाने पर बल दिया। ये बताया कि अगर आम आदमी पढ़ा लिखा होगा तो उससे क्या है कि समाज में एक नवीन जागृति आएगी और लोग अच्छा सोचेंगे और जिससे कि वो अपने किसी के शोषण से भी बच सकते हैं। नंबर 4, देशज भाषाओं का विकास। देशज भाषाओं का विकास मतलब जो लोकल लैंग्वेज, जो स्थानीय स्तर की भाषाएं थी, उनको भी पुनर्जागरण ने बढ़ावा दिया, जिससे क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में साहित्य रचना होने लगी और उसका प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा, जिससे कि लोग एक दूसरे की विचारधारा को समझने लगे। तो देशज भाषा में विकास के कारण सामान्य लोग ज्ञान अर्जन बहुत आसानी से कर सकते थे। तो ये भी एक विशेषता है देशज भाषाओं का विकास, जिससे क्या है कि सामान्य लोग ज्ञान अर्जन बहुत आसानी से कर सकते थे। नंबर 5, यथार्थ सौंदर्य की अनुभूति। यथार्थ सौंदर्य की अनुभूति में हम देख सकते हैं कि काल्पनिक दिव्य स्वरूपों के स्थान पर मानवीय स्वरूप का चित्रण देखने को मिलता है। मतलब पहले क्या था कि लोग कल्पना लोग में ज़्यादा रहते थे और दूसरे के बताए हुए मतलब झूठे विचारों में या झांसे में आ जाते थे। लेकिन ये जब पुनर्जागरण की लहर जब चारों तरफ फैल गई तो लोग क्या है कि वास्तविकता से ज़्यादा मतलब रखने लगे और जो काल्पनिक और दिव्य स्वरूप थे वो उसके स्थान पर मानवीय स्वरूप का चित्रण देखने को मिलने लगा। इसके बाद नंबर 6, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो पुनर्जागरण की एक विशेषता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है, क्योंकि जब ज्ञान का विस्तार होने लगा, लोग अध्ययन अध्यापन में ध्यान देने लगे, तो उससे क्या लाभ हुआ कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिला और नए नए प्रयोग किए जाने लगे और ये प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होती थी उनके बारे में अच्छी प्रकार से ये विचार किया जाने लगा कि ये घटनाएं क्यों होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, इसका क्या कारण है। तो वैज्ञानिक भावनाओं ने मध्ययुगीन अंधविश्वासों और मिथ्या विचारों को अस्वीकार कर दिया। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी पुनर्जागरण की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जा सकती है। इसके बाद है ये हमने देखा पुनर्जागरण की विशेषताओं में स्वतंत्र चिंतन। स्वतंत्र चिंतन के बाद हमने व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास और नंबर 3 मानववाद, नंबर 4 देशज भाषाओं का विकास, यथार्थ सौंदर्य की अनुभूति, ये और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। तो ये पुनर्जागरण की विशेषता है। अब पुनर्जागरण के कारण, तो पुनर्जागरण के कौन कौन से कारण थे, किन कारणों से पुनर्जागरण का विस्तार हुआ। तो पहला कारण था धर्म युद्ध, जिसे क्रूसेड भी बोलते हैं, कि विश्व में धर्म को लेकर ही झगड़े हुए, बड़े पैमाने पर हुए और इन झगड़ों में भी एक नवीन चेतना का विस्तार हमें देखने को मिलता है, क्योंकि लोग एक दूसरे के संपर्क में आए और एक दूसरे के विचारों को जाना। तो जिससे क्या है, जब एक दूसरे के संपर्क में जब लोग आते हैं तो कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ते हैं। तो ऐसा ही हमें दिखाई देता है धर्म युद्ध में, जिसे बोलते हैं क्रूसेड। पुनर्जागरण का जन्म 13वीं सदी के उत्तरार्ध में हो चुका था और ईसाई धर्म के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम के अधिकार को लेकर ईसाइयों तथा मुसलमानों के मध्य युद्ध लड़े गए। तो जेरूसलम एक ऐसी जगह है जहाँ पर ईसाई और जो मुसलमान को हमेशा से इनके आपस में झगड़े होते रहे। इतिहास में धर्म युद्धों के नाम से यह विख्यात है। ये युद्ध 2 वर्षों तक चलते हैं, करीब 200 वर्षों तक। करीब ये युद्ध कब तक चले? 200 वर्षों तक इनका चलता रहा। अतः मुसलमान एवं ईसाइयों पर एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इतने लंबे समय तक 200 ईयर्स एक दूसरे के संपर्क में रहे, तो बहुत सारी बातों का आदान प्रदान हुआ और लोगों में एक नवीन जागृति भी है। तो ये
अतः मुसलमान और ईसाइयों पर एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा एवं एक नवीन जागृति भी आई। इसके बाद है व्यापार का विकास। तो पुनर्जागरण का एक अन्य जो प्रभाव है वो है व्यापार एवं वाणिज्य का विकास तथा आर्थिक समृद्धि पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण था। आदान प्रदान होने से चिंतन शक्ति में वृद्धि हुई। अब ये व्यापार का विकास से कैसे पुनर्जागरण, इसका क्या संबंध? तो जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थल मार्ग जल मार्ग से बड़े पैमाने पर व्यापार करने लगे तो एक देश की जो विचारधारा है वो दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, वहाँ के लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या लोगों में, जहाँ जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित समुदाय था, उसने और लोगों में भी वो ज्ञान का प्रकाश फैलाया और लोगों में नई जन जागृति पैदा की। अरब और मंगोल। तो अरब और मंगोल पूर्वी देशों के संचित ज्ञान से यूरोप वासियों को परिचित कराने में अरबों एवं मंगोलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अरबों एवं मंगोलों के माध्यम से ही यूरोप में चीन के आविष्कार जैसे कागज, छापाखाना, कुतुबनुमा और बारूद की जानकारी पहुंची। तो ये अरब और मंगोलों से क्या है कि लोगों को जो वैज्ञानिक जो विकास हुए उसकी जानकारी भी अरब और मंगोलों ने एक दूसरे देशों में पहुंचाने में मदद की, देखने को मिलती है। पूर्वी देशों के संचित ज्ञान से यूरोप वासियों को परिचित कराने में अरबों एवं मंगोलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अरबों एवं मंगोलों के माध्यम से ही यूरोप में चीन के आविष्कार, कागज, छापाखाना और कुतुबनुमा और बारूद की जानकारी भी पहुंची। इसके बाद नंबर 4, स्कॉलास्टिक विचारधारा। स्कॉलास्टिक विचारधारा में मध्य युगीन यूरोपीय दर्शन में एक नई विचारधारा चल पड़ी थी जिसे स्कॉलास्टिक तथा विद्वतावाद या पंडित पंथ कहा जा सकता था। यह अरस्तु के तर्कशास्त्र से प्रभावित था और अरबों ने यूरोप विद्वानों को अरस्तु की विचारधारा से परिचित कराया था। तो स्कॉलास्टिक विचारधारा एक अलग प्रकार की विचारधारा जो मध्य युगीन यूरोपीय दर्शन में एक नई विचारधारा चल पड़ी थी और जिसे स्कॉलास्टिक अथवा विद्वतावाद या पंडित पंथ कहा जा सकता है। यह अरस्तु के दर्शन तर्कशास्त्र से प्रभावित थी और अरबों ने यूरोपीय विद्वानों को अरस्तु की विचारधारा से परिचित करवाया था। तो स्कॉलास्टिक विचारधारा का भी पुनर्जागरण के कारणों में गिना जा सकता है। इसके बाद कागज और छापाखाना। तो कागज और छापाखाना इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जब कागज का प्रचलन बढ़ा तो लोग, जब ज्ञान का प्रकाश जब फैला, लोग पढ़े लिखे साक्षर हुए तो उन्होंने पढ़ना लिखना जब सीख लिया तो कागज में जो छपाई होती थी और छापाखाना अधिक से अधिक खुले तो उसमें जो प्रिंट भी किया, मतलब कोई चीज़ है बात लिखी हुई पहुँचने लगी तो वो एक तरह से परमानेंट लोगों पर प्रभाव छोड़ने लगी। एक तो उपदेश के द्वारा, एक था कागज के द्वारा। तो कागज बड़े पैमाने पर उत्पादन और छापाखाने का भी बड़े पैमाने पर लगाए जाने लगे। तो जिससे क्या हुआ कि लोगों में एक जन जागृति पैदा करने या उनमें लोगों में एक साक्षरता को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जा सकती है और लोगों में एक नई जागृति आई। तो कागज और छापाखाना, कागज एवं छापाखानों के आविष्कार का श्रेय चीनियों को है। सर्वप्रथम इटली के लोगों ने अच्छी किस्म का कागज बनाना सीखा था। तो इसका श्रेय चीनियों को जाना जाता है कि उन्होंने कागज के उत्पादन और कागज की गुणवत्ता में व्यापक सुधार किए। कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। तो कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार का परिणाम ये निकला कि नए मार्गों की खोजी और व्यापार को भी बढ़ावा मिला। तो कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, इससे लोगों की विचारधारा का भी आदान प्रदान हुआ और सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि नए नए मार्ग
खोजे गए और व्यापार मार्गों के नए व्यापार मार्ग खोजने के कारण लोगों को व्यापार करने में सुविधाएं भी हुई और जिससे कि व्यापार को बढ़ावा मिला और लोगों की आमदनी में भी वृद्धि हुई। इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ। अब पुनर्जागरण का जो कारणों में हमने देखा, धर्म की गुरु से व्यापार का विकास, अरब और मंगोल स्कॉलिश विचारधारा, कागज और छापाखाना, पुस्तक दुनिया पर तोपों का अधिकार। इसके बाद इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ। तो इसका प्रारंभ फ्रांस तथा इंग्लैंड पर भी पड़ा और संपूर्ण यूरोप का केंद्र बने इतालवी नगरों को पुनर्जागरण का अग्रदूत बन जाने में सहयोग मिला। तो इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ होता है और इटली में जो नवीन चेतना जागृत होती है उसका प्रभाव समस्त यूरोप में पड़ता है, जैसे फ्रांस और इंग्लैंड। और इसके साथ जो यूरोप का केंद्र बन गया इटली, और इसने दूसरे लोगों को भी मतलब एक नवीन चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका इटली ने निभाई। मानववाद का विकास, जो नेक्स्ट हेडिंग है मानववाद का विकास। तो पुनर्जागरण का प्रमुख लक्षण उसकी मानवतावादी विचारधारा है, जिसे मानववाद कहते हैं। मानववाद का जन्म एवं विकास इतालवी नगरों में हुआ था और मानववाद का सीधा अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना। मतलब मानववाद क्या है कि मानव जीवन में रुचि लेना, कि मानव की जो जीवन शैली है उसमें और कितना अधिक सुधार किया जाए, जो मनुष्य की जो समस्याएं उनमें कितना और उन समस्याओं को कम किया जाए और उनके जो सुलभ जीवन है और उनकी जो कैसे उन्नति हो सकती है, इस बातों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनको शोषण से बचाया जाए। तो मानववाद का सीधा अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना और मानव जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना ही मानववाद है। तो मानववाद यानी मनुष्य से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान करना और उनके जीवन की कठिनाइयों को कम करना ही मानववाद कहलाता है। और मानववाद का पुनर्जागरण के कारण विकास हुआ और लोगों की समस्याओं की तरफ विशेष ध्यान देने लगे। तो आज हमने द्वितीय प्रश्न पत्र, आधुनिक जो द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री में पुनर्जागरण एवं आधुनिक युग का प्रारंभ, तो इसके अंतर्गत हमने पुनर्जागरण के बारे में जाना, जिसमें हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सदियों तक यूरोपवासी अंधकार में डूबे क्यों रहे, उनके कारणों को हमने जाना, स्थिति में परिवर्तन किस प्रकार से आता है, पुनर्जागरण का क्या अर्थ है और पुनर्जागरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जिसमें स्वतंत्र चिंतन के बारे में जाना कि लोग स्वतंत्र रूप से विचार करने लगे और विभिन्न पहलुओं पर अपना जो फोकस करने लगे। दूसरा है व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास शुरू हो गया कि जब ज्ञान का प्रकाश फैला, लोगों में चेतना आई, तो लोगों ने जो पुरानी जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उनको छोड़ना शुरू किया और मानववाद, धर्म का मोक्ष के स्थान पर मानववाद के उद्धार का संदेश दिया गया और जन सामान्य को शिक्षित बनाने पर बल दिया जाने लगा। देशज भाषाओं का विकास यानी जन साधारण की भाषाएं, लोकल लैंग्वेज, उनको अधिक बढ़ावा मिला, उनमें साहित्य रचना नहीं हुई, जिससे लोगों में अधिक से अधिक एक नई जागृति पैदा हुई। यथा सौंदर्य की अनुभूति पर बल दिया गया। काल्पनिक दिव्य स्वरूपों के स्थान पर मानवीय स्वरूप का चित्रण देखने को मिलता है। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, जिससे कि जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ तो नवीन खोजें की गई। इन नवीन खोजों ने मनुष्य के जीवन को और भी अधिक आरामदायक बनाया और लोगों को ये लगने लगा कि ज्ञान के द्वारा ही अपनी विभिन्न समस्याओं को कम किया जा सकता है और जीवन को आरामदायक बनाया जा सकता है। और हमने फिर पुनर्जागरण के कारणों में धर्मयुद्ध, क्रूसेड, व्यापार का विकास, अरब और मंगोल, स्कॉलिश विचारधारा, कागज और छापाखाना
पुस्तुतुनियापन तत्वों का अधिकार, इटली में पुनर्जागरण का प्रारंभ, मानववाद का विकास। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम पुनर्जागरण विषय के अंतर्गत अन्य बातों को भी जानेंगे। ओके।